आप सभी को मेरा नमस्कार। महाराष्ट्र पोस्टल सर्कल की वेबिनार सीरीज बातचीत या हितगुज के तीसरे सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे शख्स से बातचीत करने जा रहे हैं जो बहुत पैशनेट है एक इंसेक्ट के बारे में। एक ऐसा इंसेक्ट जो अपनी इंसेक्ट की डेफिनेशन को डिफाई करता है, वाइब्रेंट एंड ब्यूटिफुल बटरफ्लाईज। इन शख्स को बटरफ्लाई मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। बहुत सारे अवार्ड्स के रेसिपिएंट हैं ये, जैसे ग्रीन टीचर अवार्ड, एशिया किर्लोस्कर वसुंधरा अवार्ड। बीएनएचएस बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ जुड़कर इन्होंने बहुत सारे बटरफ्लाई ट्रेल्स और ट्रैक्स भी करवाए हैं। काफी सारी बुक्स के ऑथर हैं ये, जैसे द बुक ऑफ इंडियन बटरफ्लाईज। महाराष्ट्र पोस्टल सर्कल के पूरे स्टाफ की तरफ से मैं वेलकम करती हूं मिस्टर आइजैक किहिमकर का, और उनसे विनती करती हूं कि वो अपने बटरफ्लाई वर्ल्ड के बारे में हमें बहुत अच्छे से जानकारी दें। नमस्कार दोस्तों। तो एक अच्छा मौका है मेरे लिए कि मेरे जो ये पैशन है, मेरा ये जो पागलपन आप कहिए, कि तितलियों के पीछे आज भी भागता हूँ, बचपन से भागते आ रहा हूँ लेकिन आज भी भागता हूँ। तो लेकिन ये है कि तितलियों ने मुझे घर से बाहर लेकर गए और पूरा देश दिखाया। जो भारत देश है हमारा, इतना विविध है, इतना ब्यूटीफुल, इतना सुंदर है, ये तितलियों ने मुझे दिखाया। तो मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ। और अभी तितलियां मेरे घर तक आती है, और कैसे आती है मैं आपको बताऊंगा। तो इसके साथ साथ हम तुरंत हमारे प्रेजेंटेशन पे जाते हैं, और फिर बाद में हम आपके अगर कुछ प्रश्न हो तो आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो चलिए हम आपको सैर कराते हैं भारत की और तितलियों की। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे जैसे तितलियों आपके घर तक कैसे आ सकते हैं। वैसे आपको पता है कि हर बगीचे में तितलियां दिखती है, लेकिन ये बगीचा आपके घर में भी आप लगा सकते हैं। और इसकी कोई बड़ी जगह होनी चाहिए ऐसा नहीं है, ये छोटी जगह में भी आ सकता है। और आपको आश्चर्य होगा कि बहुत सारी तितलियां आपके घर तक आएंगी जब जो जो पौधे आप हर वक्त आप इस्तेमाल करते हैं घर में, कड़ी पत्ता है, नींबू है, बहुत सारा है। तो मैं आपको ये बताऊंगा। और आपको ऑफकोर्स डाकघर के लोगों को तो तितलियों के बारे में कोई मैं इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं, कि इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट ने काफी बहुत सुंदर सुंदर ऐसे स्टैंप्स निकाले हैं बटरफ्लाईज, क्योंकि हमारे पास इतनी जैव विविधता है। हमारे पास इतने सुंदर पंछी है, प्राणी है, तितलियां हैं, पौधे हैं, फूल है, और कितना सुंदर अपना भारत है। और दिखा बहुत सारे जो दूसरे देश है उनके पास ये सब नहीं होता है, फिर भी वो स्टैंप्स निकालते हैं, लेकिन हमारे पास तो है। ये हमारी ये संस्कृति है, और हमारा ये देन है निसर्ग का। ये ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा भारत देश देखें तो कितना समृद्ध है। आज अब भारत देश का नक्शा देखें, हा भारताचा नकाशा आहे, तुम्ही पहा कसा वेगळा दिसतोय, हा रंगीत दिसतोय। हा का दिसतोय? ये ऐसा क्यों दिखता है? क्योंकि हमारे पास हिमालय है, हमारे पास रेगिस्तान है राजस्थान का, और जंगल है, और नदियां हैं, फिर समुंदर है, समुद्र में द्वीप है। और ये जो अलग अलग रंग दिख रहे हैं अपने भारत के नकाशे में, ये इनके बायोडायवर्सिटी जोन्स है, क्योंकि हमारे पास जंगल है, रेगिस्तान है, तो ऐसे ऐसे अलग बंटवारे किए हैं। और इसी तरह इसीलिए हमारे पास शेर है, भालू है, हाथी है, अलग तरह के फूल है। तो ये तो ये हमारी देन है, और हम कितने समृद्ध है। तो ये हमारी समृद्धि है, ये निसर्ग की देन है। और हमारे पास देखिए ये जो हिमालय है हमारे पास, अरुणाचल के जंगल है, दक्षिण में देखेंगे तो गोवा, महाराष्ट्र, सह्याद्री है तुरंत, गुजरात से लेकर केरला तक, फिर रेगिस्तान है, फिर पश्चिम घाट है। तो ये सब पहाड़ है हमारे पास, जहाँ पे नदियां, जहाँ पानी नदियां जो आती है, वहां पर जंगल है, और वहां पर जो आपको नदियां का जन्म होता है ना। तो ये जरूरी होता है। और इसमें जो बटरफ्लाईज है, तो आपको आप बटरफ्लाईज के बारे में देखिए, पहले बताएंगे कि बटरफ्लाईज क्या अलग अलग जाति के होते हैं। वैसे बटरफ्लाईज के लिए सीखने के लिए कोई डिग्री नहीं लगती। आपको अगर कोई निसर्ग में जानने की इच्छा हो या आपको इंटरेस्ट हो, तो आप जरूर बटरफ्लाईज के बारे में देख सकते हैं। आज फेसबुक में करीबन 30 ग्रुप्स है। तो वो ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपके फोटोग्राफ शेयर कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग आपको सिखाएंगे भी इसके बारे में। और बटरफ्लाईज को साइंटिस्ट लोगों ने 6 गटों में बांटा है। तो ये पहला ग्रुप है स्कीपर्स। ये वैसे इतने दिखने में इतने सुंदर नहीं रहते बाकी बटरफ्लाईज की तरह, लेकिन ये पतंगों की तरह। लेकिन पतंग जो होते हैं, पतंग जो रात को आते हैं लाइट्स के ऊपर, वो तितलियां नहीं है। तितलियां दिन में दिखती है, पतंग रात को दिखते हैं।
ये पतंगों की तरह दिखती है, लेकिन ये देखिए इनमें बड़ी सूंड होती है और इनके जो एंटेना है वो ऐसे हुक्ड होते हैं, या आपको मैं फिर से बताऊंगा इसके बारे में कैसे अलग होते हैं। और फिर दूसरा गट है, ये स्वॉलोटेल बोलते हैं इसको। स्वॉलोटेल्स का ना, इसका जो पिछला जो पंख है वो ऐसा लंबा होता है, इसलिए उसको स्वॉलोटेल कहते हैं। और ये बहुत सुंदर होते हैं, ये अपने पूरे भारत में पाए जाते हैं, आपके घर तक भी आ सकते हैं कुछ यहाँ के। और दूसरे जो हैं ये व्हाइट्स एंड येलोज बोलते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा रास्ते में चलते चलते पीली तितलियां बारिश के बाद काफी दिखते हैं। तो ये ऐसा एक दूसरा गट जहाँ ज्यादा करके पीली, लाल या नारंगी तितलियां दिखने देती है। तो ऐसा अलग अलग ऐसे गट बनाए हैं। और दूसरे जो ये छोटे छोटे फुल तितलियां हैं, ये लहान फुलपाखरं आहेत, अगदी तुमच्या करंगडीच्या नखा एवढे लहान आहेत। ये आपकी जो उंगली है उसके छोटा नाखून है उसके उतने छोटे ये छोटे होते हैं। और ये एक दूसरा ग्रुप है, इसको ब्लूज बोलते हैं। जब अंग्रेज इंडिया में आए ना, तो इनका ये एक हॉबी थी कि प्राणी पक्षियों के बारे में लिखना जानना। तो उन्होंने ये अंग्रेजी नाम रखे थे। आज मराठी में इसके नाम है, आप अगर नेट पे जाएंगे तो मराठी में मिलेंगे, हिंदी में भी नाम है इसके तितलियों के, लेकिन ज्यादा करके अंग्रेजी नाम ज्यादा प्रचलित है। तो इसके बाद में दूसरा ग्रुप आता है निम्फेलिड्स। ये एक दूसरा बहुत बड़ा ग्रुप है। और आपने देखा होगा कि ऐसे ये जो ये नारंगी रंग का तितली है या फुलपाखरू तुम्ही पाहिला असेल, इसको प्लेन टाइगर कहते हैं, ये ब्लू टाइगर है, और ये ब्लू पैंजी है, और ये येलो पैंजी। ये अलग अलग नाम अंग्रेजों ने रखे थे, लेकिन आप नाम का अभी अभी आप ध्यान में रखिए, जरूरत नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूंगा कि कैसे तितलियां होती है, क्या होती है। और आपको आश्चर्य होगा, ये सब तितलियों को आज वन्य प्राणी अधिनियम है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जहां पे टाइगर, लायन, हाथी को बचाया जा सकता है, संरक्षण मिलता है, वैसा तितलियों को भी संरक्षण मिलता है। आप आज तितलियों को घर में पाल नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। असल में बहुत सारी तितलियां बहुत सारे कम होते जा रही हैं, जहां पर जैसे ये भूटान ग्लोरी है, या ये ब्लू ड्यूक है, यह हिमालय में पाया जाता है, लेकिन बहुत कम जाति के ये तादाद नष्ट हो रही है। इसलिए अब वन्य प्राणी जो अधिनियम है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इनको बचाता है। इनको कोई मारे या इनके में व्यापार करे, ये मना है। और आपको आश्चर्य हो गया कि पूरे जगत में बटरफ्लाई के गार्डन है। अगर आप मलेशिया जाएंगे, हांगकांग जाएंगे, तो वहां पर आप देखिए कैसे बड़े बड़े गार्डन्स बनाए हैं। और जहां पब्लिक देखने आती है, वो क्या देखने आती है, देखिए उनको क्या दिखता है। ये कैलिफोर्निया का बटरफ्लाई पार्क है, गार्डन बनाया है उन्होंने। और हर संडे सैटरडे को बच्चे आते हैं, कितने लोग आते हैं देखने के लिए। और तितलियां इनमें छोड़ी जाती है और इनमें पैदा की जाती है, और लोग आते हैं, तस्वीरें निकालती है, बहुत सारा प्रचलित है। और इतने तितलियां, हजारों तितलियां एक साथ दिखते हैं। और ये आप अगर मलेशिया जाएंगे, थाईलैंड जाएंगे, तो यहाँ दिखने में मिलेंगे। तो ऐसे तितलियां वो छोड़ते हैं और ये बहुत तादाद में एक साथ दिखते हैं, तो इसको बटरफ्लाई गार्डन्स कहते हैं। लेकिन एक है कि इनकी पैदावार इस बटरफ्लाई गार्डन में नहीं होती है, जो बंदिश, इनको बंद करके रखा गया था। तो उनकी लाइफ करीबन 1 महीना होती है या 4 हफ्ते होते हैं, उसके बाद में मर जाते हैं। फिर से उन लोग क्या करते हैं, ये जो उनका कोष है वो बाकी लोगों से खरीद लेते हैं, और खरीद करने के बाद उनको रखते हैं, और उससे भी तितली निकलती है। तो ये भी इनका बिजनेस। ऑफकोर्स ये बटरफ्लाई फार्मिंग अपने इंडिया में अभी तक अलाउड नहीं है, लेकिन ये ऐसे जो कैटरपिलर होते हैं, उनकी इली, हे आळ्या आहेत फुलपाखरांच्या, तो उनको रियर करते हैं, उनसे कोष बनता है, और बाद में वो बटरफ्लाई जब बाहर आता है तो उनको वो गार्डन में छोड़ा जाता है। आपको आश्चर्य होगा कि बेंगलुरु बेंगलुरु में बटरफ्लाई गार्डन बनाया है, 6 करोड़ का एक बटरफ्लाई गार्डन बनाया है। इनमें काफी तितलियां छोड़ी जाती है। अगर आप बेंगलोर में जाएंगे तो जरूर देखिए बटरफ्लाई गार्डन, जहां पर आपको देखेंगे एक साथ काफी सारी तितलियां। और अगर आप बंबई या ठाणे में हैं, तो आप ओलेकर वाड़ी जरूर जाइए। ये एक प्राइवेट बटरफ्लाई पार्क है। एक शिक्षक है जो स्कूल में पढ़ाता है, उसके पास करीबन 2 एकड़ जगह थी, और उसमें कुछ ऐसे पौधे लगाए जिसमें बटरफ्लाई आकर्षित हुए। तो हर संडे लोग आने लगे। पहले तो वैसे मुफ्त रखा था, काफी लोग आते थे, लेकिन मैंने उसको बोला कि भाई तू मुफ्त रखेगा तो तेरा कुछ दिवाला बच जाएगा, तो कुछ फी रखो। आज वो करीबन 50-100 रुपए लेता है पर एंट्री के लिए। और हर संडे करीबन 200-300 लोग आते हैं ये तितलियां देखने के लिए। ये ठाणे में है, अगर आप ठाणे या मुंबई आएंगे तो जरूर देखिए ओलेकर बटरफ्लाई पार्क। ये नॉर्मली हर दिन खुला नहीं होता है, सिर्फ संडे को खुला होता है। तो संडे को आप देख सकते हो, और इतने लोग आते हैं, लोग इतने पागल फोटो निकालते हैं, उनको बच्चों को लेकर आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि ये जो तितलियों को देखने के लिए जो लोगों का आकर्षण है, ये बहुत ही अलग है। और तितलियों के साथ
बच्चों को भी सीख मिलती है कि निसर्ग को कैसे जांचा जाता है, निसर्ग के ऊपर प्रेम कैसे करना चाहिए। और इससे हम अगर निसर्ग को प्रेम करेंगे तो निसर्ग को बचाएंगे, क्योंकि हम भी निसर्ग के एक भाग है। अगर निसर्ग को कुछ हो गया तो हमको भी हम भी हम भी खतरे में आ सकते हैं, क्योंकि हम भी एक निसर्ग का भाग है। और बच्चों के साथ बड़ों को भी इसमें काफी इंटरेस्ट है। आप अगर फेसबुक पे जाएंगे तो करीबन 30 ऐसे ग्रुप्स है जो बटरफ्लाइज के बारे में जानने के लिए उत्सुक होते हैं, अपनी तस्वीरें शेयर करते हैं। आप भी उसका मेंबर बन सकते हैं। तो अभी हम आपको गार्डनिंग के बारे में बताएंगे। गार्डन माने बगीचा। तुमच्या घराच्या आजूबाजूला, तुमच्या बागेत किंवा तुमच्या खिडकीमध्ये किंवा तुमच्या बाल्कनी में आप ये तितलियों का बगीचा बना सकते हैं। और ऐसे तितलियां आपको घर तक आ जाएंगे, आपको तितलियों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके पहले आप जानना है कि तितलियों की जो लाइफ साइकिल होता है, उनका जीवन क्रम कैसा होता है। कि तितली क्या करती है कि जो मादा होती है वो एक अच्छा पौधा ढूंढती है, और हर तितली के जाति के अलग अलग पौधे के ऊपर अंडे देते हैं। जैसे जो नींबू का झाड़ लगाएंगे, कड़ी पत्ता का झाड़ लगाएंगे, तो कॉमन मॉर्मॉन जो होता है वो आता है आपके घर अंडा देने के लिए, दूसरे तितलियां नहीं आएंगी। या आप कृष्ण कमल लगाएंगे तो एक दूसरा टॉनी कॉस्टर बटरफ्लाई है वो आएगा। तो वो भी आपको बताएंगे। तो पहले वो अंडे देती है, और अंडे को कैसे, पहले वो अपने पैरों से वो पत्तों को टेस्ट करती है, स्वाद लेती है। हम तो जीभ से स्वाद लेते हैं, लेकिन जो तितलियां होती है अपने पैरों से स्वाद लेती है, और स्वाद लेने के बाद उस पर एक अंडा देती है। ये देखिए अंडा दिया। ये अंडा करीबन 3 दिन के बाद उसमें इली बाहर निकलती है। याच्यामधून जो अळी आहे या अंड्यातून बाहेर पडते। ये पहला अंडा खा लेती है, और उसके बाद में वो बाहर निकलती है। ऐसे देखिए वो खा रही है, छोटी इली बाहर निकल रही है। और पहला उसका खाना होता है अंडा, जो उसी अंडे में से निकला होता है। बाद में वो पत्ते खाने स्टार्ट करती है, और वो तुरंत वो इतना पत्ते खाती है, वो मोटी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, क्योंकि उसके पास भी वक्त नहीं होता है। क्योंकि उसके भी काफी भक्षक होते हैं, काफी लोग छिपकली है, फिर पक्षी है, मेढक है, तो ये भी उनको खाते हैं। तो उनको जल्दी जल्दी बड़ा होना होता है। जब वो बड़े हो जाते हैं तो ऐसे वो कहीं एक जगह ढूंढ लेते हैं, वहां पे कोष बनाना शुरू करते हैं। लेकिन पतंगा कोष बनाता है, रेशम जब जो पतंगा होता है वो कोष बनाता है। तितलियां कोष नहीं बनाती, तितलियां ऐसे खुले में रहते हैं। और जब रात होती है तो इसका ऊपर का जो ये आवरण है अभी तक क्या होता है, देखिए इसमें देखते हैं क्या हो गया। देखिए कुछ ये इली जो लटकी हुई थी अभी वो हिलने लगी है, और वो इली में से कोई दूसरा कुछ आ रहा है बाहर। वो क्या आ रहा है, देखिए उसका जो पहला जो इली का जो चमड़ा था वो निकल गया है, और अंदर से कुछ दूसरा ही बाहर आ रहा है। और ये है उसका प्यूपा, हा कोश आहे। हा अळीचं जे वरचं आवरण होतं निघालेलं आहे, आणि आता तो आतून कोश बाहेर आला आहे, आणि हा कोशामधून आता फुलपाखरू बाहर येणार है। और ये जादू देखिए, ये सिर्फ 15 दिन के अंदर ये पूरे इली के जो पूरे अवयव है वो सब पिघल जाते हैं, और नए अवयव तैयार हो जाते हैं। और 15 दिन के बाद देखिए क्या होता है। ऐसे वो कोष में बैठा रहता है, और कोष में फिर रंग बदलने लगता है आस्ते आस्ते। और देखिए कौन आ गया अंदर से, देखिए कोई आना चाहता है बाहर से, देखिए कोई आ रहा है, आ रहा है। तो ये तितली का दूसरा जन्म है। पहला जन्म तो अंडे से निकला, और अभी ये कोष में से निकल रहा है। और जब वो निकलती है तो ऐसे वो भीगी हुई रहती है, उसके पंख सिकुड़े हुए रहते हैं, उसका पेट बहुत बड़ा रहता है। फिर आस्ते आस्ते पेट को पंप करके जो खून है वो पूरे पंख में निकल जाता है, और पंख बड़े बड़े होते हैं, और आखिर में ऐसे पंख लंबे हो जाते हैं। देखिए कैसे हो गए, और ये ऐसे तैयार हो जाती है। और ये साधारण ये जब होता है तो आप देख नहीं सकते बहुत सारे, क्योंकि आप तब सोए रहते हैं। ये करीबन 4 बजे या 5 बजे सुबह होता है, जब पंछी भी बाहर नहीं निकलते, तब तुरंत होता है कि इस समय उनको बहुत खतरा होता है, वो उड़ नहीं सकती। तो जल्दी से जल्दी अंधेरे में ये निकल जाती है, अपना पंख सुखाती है और उड़ जाती है। तो अगर आपको बटरफ्लाई गार्डनिंग करनी है, अगर आपको बगीचा बनाना है तितलियों के लिए, तो एक तो जगह की कोई जरूरत, माने बड़ा जगह होना जरूर, अगर होगा तो अच्छा है। छोटे जगह में अगर आपकी खिड़की हो या बालकनी हो या टेरेस हो तो भी चलेगा। और फिर दूसरी बात है कि अच्छी धूप आनी चाहिए, सूर्यप्रकाश जरुरी असतं। कारण फुलझाडांना सूर्यप्रकाश आवश्यक असतं। तो ये ऐसे जगह लगे जहाँ अच्छी हवा आए, ज्यादा जोर से नहीं आनी चाहिए, लेकिन सूर्य प्रकाश होना जरूरी है। और बाद में आजू बाजू में जितने तितलियां हैं उनका जांच कीजिए थोड़ा, कौन से जाति के बटरफ्लाईज आते हैं, क्योंकि उसके प्रकार के आपको उसके पौधे लगाने हैं। तो ये भी थोड़ा आपको थोड़ा सा रिसर्च करना होगा। आप नेट पे जाइए, या आप ग्रुप में जाइए, बटरफ्लाई ग्रुप में, या हम भी फेसबुक पे है तो हम आपको गाइड कर सकते हैं। और ऐसे प्लांट्स है
वो कुछ कुछ ऐसे आप बताएंगे कि कौन से पौधे लगाएंगे तो तितली आएंगे। आप गुलाब लगाएंगे या चमेली लगाएंगे तो फूल तितलियां नहीं आएंगे। फुलपाखराला गुलाब आणि चमेली आवडत नाही, उनको दूसरी जाति के फूल अच्छे लगते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरा, माने ये गार्डन में कोई भी कीटकनाशक नहीं यूज करना है। कीटकनाशक तुम्ही वापरू नका। कीटकनाशक से हमको भी नुकसान होती है और ये तितलियों की भी नुकसान होगी। तो प्लीज आप कोई भी कीटकनाशक यूज उसका वापर नहीं, उसका इस्तेमाल मत कीजिए। और कभी कुछ ऐसे कीड़े पड़ भी गए, दूसरे कीड़े, तो साबुन के पानी से धो डालिए तो निकल जाते हैं। और कभी भी आपको ये जो फूल के वाले पौधे हैं वो धूप में रखने चाहिए। और दूसरा, माने कहीं कहीं जगह उनको ऐसे बैठने के लिए जगह होनी चाहिए, पत्थर या कोई लकड़ी या कोई ऐसे जगह जहाँ पे आराम से बैठ सके। और आपको आश्चर्य होगा, वो तो फूलों पे तो वो अपना रस चूसने के लिए आती है। उसके अलावा अगर कोई आप ये रखेंगे, केला रखेंगे या अनानास रखेंगे या गुआवा या अमरूद या पेरू रखेंगे, पेरू, तो उसको भी चूसने के लिए तितलियां आती है। और अभी जो बारिश शुरू होने वाली है, ये बेस्ट टाइम है आपको गार्डन अगर स्टार्ट करना है तो ये बहुत अच्छा टाइम है। अँड आस्ते आस्ते स्टार्ट की, स्लोली स्लोली, हळूहळू तुम्ही सुरुवात करा छोट्या छोट्या जागेवर। आणि आता पावसामध्ये उत्तम टाइम आहे तुम्हाला ही सुरुवात करायची। पौधे मरते भी नहीं बारिश में लगाने के लिए। और ऐसे आपके पास ये पेंटस है, फूल जो बता रहे हैं, ये पेंटस है। ये गुच्छे वाले जो फूल होते हैं ये बटरफ्लाइज को बहुत अच्छे लगते हैं। तो ऐसे आप पौधे लगाने हैं तो मैं आपको बताता, एक पेंटस है, इसका नाम पेंटस है। आप नर्सरी में जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। और ऐसे तितलियां आती है फिर। और दूसरा ये है, ये एक्सोरा है, लाल वाला जो है, ऑरेंज, ये एक्सोरा बोलते हैं। ये भी आपको गार्डन में आपने देखा भी होगा, ये गुच्छे वाले। और दूसरा बहुत ही अच्छा जो तितलियों आकर्षित करने वाला जो पौधा है, ये इसको स्टैची टारपेटा बोलते हैं या जमैकियन ब्लू स्पाइक। आप नर्सरी में जाएंगे शायद आपको मिल जाएगा, तो इस पर ध्यान रखिए। और दूसरा जो है, ये हेमेलिया बोलते हैं, हेमेलिया पेशेंस। ये सब देखो, आपने देखा होगा कि ये छोटे छोटे फूलों पे आते हैं, बड़े बड़े फूलों पे नहीं आती, क्योंकि ये तितलियों के लिए बनाए गए फूल है। और ये तितली उसका रस चूसने आती है और उसको परागीभवन भी करते हैं, पोलिनेशन भी करते हैं। तो ये भी इसका एक तितलियों का महत्व कार्य है निसर्ग में। दूसरा ये जो फूल है, लॅन्टना, याला मराठीमध्ये घाणेरी म्हणतात। तो ये भी बहुत ही आवश्यक है, जो तितलियों को आकर्षित करता है। तो एक्सोरा हो गया, पेंटस हो गया, हेमेलिया हो गया और ये लैंटाना हो गया। लैंटाना है और ये हेमेलिया है। और फिर है ये दूसरा है पाउडर पफ। पाउडर पफ भी बहुत अच्छा है, ये आप तितलियों के आकर्षित, सुंदर भी दिखता है, आपका गार्डन बहुत अच्छा दिखेगा। और दूसरा है मधुमालती। मधुमालती या रंगून क्रीपर कहते हैं, ये आपने देखा होगा, बहुत ही सुवासित होती है। और आपके दरवाजे पर लगा सकते हैं, आपके बालकनी में लगा सकते हैं। और इस पर रात को पतंगे भी आएंगे और दिन को तितलियां भी आएंगी। और ऐसे बहुत सारे पौधे दूसरे भी है, जैसे ये बडलेजिया बोलते हैं। ये आपको नर्सरी में मिलेगा, इस पर भी तितलियां आकर्षित होती है। और आपने एक देखा होगा कि इसमें बड़े बड़े फूल नहीं है, इसमें डालिया नहीं है, शेवंती नहीं है, डालिया नहीं है, गुलाब नहीं है, ये छोटे छोटे फूल है। तो इसका आपको जाना कि तितलियों के लिए छोटे छोटे फूल पसंद होते हैं उनको। और ये जो आइसक्रीम क्रीपर है, आपने देखा होगा, इसको सफेद फूल आते हैं और गुलाबी फूल भी आते हैं। तो ये भी आप लगा सकते हैं और इस पर भी बहुत सारे बटरफ्लाईज आते हैं। और दूसरा एक अच्छा पौधा है, इसको हल्दी कुंकू कहते हैं, मराठी में हल्दी कुंकू म्हणतात त्याला, कि अंग्रेजी में ब्लड फ्लावर कहते हैं। ये लगाएंगे तो उसकी इली भी आएगी, ये जो प्लेन टाइगर है उस पर अंडे भी देगा और फूलों पे भी आकर्षित होता है। और ये कटिंग से आता है, आप कटिंग से तुरंत उसका प्रोपोगेशन कर सकते हैं। हे जर याचे कटिंग्स लावले तर नक्कीच पावसामध्ये येतील आणि नर्सरीमध्ये पण याची झाडं मिळतात तुम्हाला। और दूसरा, मैंने आपको एक बहुत प्रचलित और तुम्हाला माहित है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता तो आप जानते हैं। तो कड़ी पत्ता आप लगाएंगे ना, तो आप लगाए भी होंगे, और कभी कभी आपको कोई ऐसी इली मिलेंगी और ऐसा तितली की मादा है, वो आती है और अंडा देती है, और एक ही टाइम एक ही अंडा देती है। और बाद में आपको ऐसी इली मिलेगी। असं तुम्ही एक सुरवंट बघाल, जो पक्ष्यांच्या विष्ट्यासारखी दिसते, लुक्स लाइक अ बर्ड ड्रॉपिंग। जो ऐसे लगता है कि वो ये पंछी की विष्टा नहीं है, वो उसकी तरह दिखती है ताकि पक्षी उसको खा नहीं। और बड़े होने के बाद ऐसी हरी होती है। और ये आपके पत्ते तो खा जाएंगे, मैंने आपका झाड़ तो मैंने पौधा है, वो आपको लगा रहे यार पत्ते खा रहे हैं, लेकिन आपको अगर तितली चाहिए तो आपको थोड़े से पत्ते देने पड़ेंगे उसके लिए, और आपको उसके बदले में बहुत अच्छी तितली मिलेगी। तो ऐसा करने के बाद अगर कड़ी पत्ता लगाएंगे या नींबू लगाएंगे तो ये
ये तितली आपके घर में आएगी और आप देख भी सकते हैं अंडे कैसे देती है, इली कैसे बाहर निकलती है, उसका कोष कैसे बनाती है और कैसे वो कोष से बाहर निकलती है, ये सब आपके आंखों के सामने होगा। आप उसकी तस्वीर भी उतार सकते हैं। और दूसरा है आपको, ये मराठी में इसको सोनटक्का बोलते हैं, सुगंधी बोलते हैं, या जिंजर लिलीज। अभी बारिश में आता है और इस पर भी एक दूसरा एक बटरफ्लाई आता है, इसको ग्रास डीमन कहते हैं। और अगर दूसरा एक पौधा है एरंड। एरंड तुम्हाला माहित है, एरंडीचं झाड, और इसके ऊपर ये पत्ता अंडा देता है, कैमन कैस्टर, और इसकी या इली है, देखो। और ये जो आपको ध्यान होगा, जो बटरफ्लाइज की इली होते हैं, इसको कांटे नहीं हुए, कांटे दिखते हैं लेकिन कांटे से कोई नुकसान नहीं होती, या उसको ऐसे खुजली वाले बाल नहीं होते। याची सुरवंट आहेत फुलपाखरांच्या, यांच्या अंगावर केस नसतात, आणि केस असले किंवा काटे त्यावेळी खाज येत नाही. जे पतंग आहेत त्याला जर तुम्ही हात लावला तर नक्कीच खाज येते अंगावर, नाहीतर ते अगदी सेफ है। हे माझा हाथ है, ये मेरे हाथ में मैंने सभी कैटरपिलर लिए हैं, और ये इससे कुछ नहीं होता। ये सर्वत्र ये एकदम प्युअर व्हेजिटेरियन है। हे अगदी शाकाहारी आहेत आणि याला काहीच हानिकारक नुकसान होत नाही। तो ऐसे ये कॉमन रोज के ये कैटरपिलर मैंने आपको बताया, इससे ये कैटरपिलर, ये बटरफ्लाय निकलता है। आता तुम्हाला जे मी अळ्या दाखवल्या त्याच्यापासून हा फुलपाखरू निकतो। ये इसका कोश है, और ये उसका होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट माने ये इसको साफ सुंड कहते हैं मराठी में, और अंग्रेजी में एरिस्लोकिया कहते हैं। तो ये ऐसे पौधे लगाने के बाद हर एक जाति के लिए अलग अलग ऐसे तितली आती है। कोई भी हरा पत्ता नहीं खाएंगे। अगर आपको तितली आपको रास्ते में मिलेंगे और आप घर ले जाएंगे और घर में फ्रिज में से निकाल के गोभी का पत्ता खिलाएंगे या मेथी की भाजी खिलाएंगे, नहीं खाएंगे। हर एक इली का एक विशिष्ट प्रकार का उनका ही खाना होता है, वो देना पड़ता है। अगर आपको नींबू के झाड़ पे कैटरपिलर मिला है, इली मिला है, उसको नींबू के पत्ते खिलाने हैं। कड़ी पत्ते के झाड़ पे मिला है तो कड़ी पत्ता ही खिलाना है, कोई दूसरा हरा पत्ती नहीं खाएगा, वो हरी पत्ती नहीं खाएगी। ओके। और दूसरा देखिए, ये जो घर में आप उसे पाल सकते हैं, इसके जब कड़ी पत्ते, जब उसके ऊपर जो इली आती है तो आप उसको प्लास्टिक के छोटे ग्लास में लेते, लेकिन कभी ये बड़े प्लास्टिक में रखिए, बड़े बॉटल में रखिए, बड़े बॉक्स में रखिए, क्योंकि जब तितली निकलती है तो उसके पंख खुलते हैं, तो खुलने के लिए जगह होनी चाहिए। छोटे छोटे बोतल में कभी कर रखिए ना, क्योंकि निकलने के बाद पंख सिकुड़ जाते हैं और तितली उड़ नहीं पाती है। तो ऐसे आप रख सकते हैं, और बाद में आप देख सकते हैं, घर में बैठ के आपके साथ, बच्चों के साथ देख सकते हैं कि कैसे ये कैटरपिलर बड़े होते हैं, कैसे पत्ते खाते हैं। और इसको हर दिन साफ करना पड़ता है और स्वच्छ रखना पड़ता है, नहीं तो वो बीमार होकर मर भी जाते हैं। और हम दिखाएंगे आप कौन से और लगाते हैं आप। जैसे वर्बेना है, वर्बेना आपको नर्सरी में मिलेगा। आपको हैंगिंग बास्केट बना सकते हैं, या बाल्कनी में लगा सकते हैं हैंगिंग बास्केट्स, या छोटे छोटे पॉट्स लगा सकते हैं। हे अगदी तुम्ही तुमच्या बाल्कनीमध्ये पण उगवू शकता, टेरेसवर उगवू शकता आणि हँगिंग बास्केट बनवू शकता। और दूसरे जो है कॉस्मोस। कॉस्मोस बहुत ही आसान है, आपके पास बगीचे में आ सकता है, बालकनी में आ सकता है। ये आपको बीज लगाना पड़ेगा, यह सीजनल है, ये पूरा साल नहीं चलता है, ये करीबन 10-11 महीने चलते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर उसके बीज फिर से लगाने पड़ते हैं। फिर जीनिया है, जीनिया लगाएंगे, दिखने में बहुत सुंदर है, और उसमें बहुत सारी तितलियां आती हैं। और दूसरा एक पौधा है रसेलिया। रसेलिया तो 12 महीने उसको फूल आते हैं। फिर सदा बहार जैसे बोलते हैं मराठी में इसको, पेरिविंकल बोलते हैं, सदाफुली कहते हैं, सदाफुली याला म्हणतात। ह्याच्यावर पण फुलपाखरं बरीच येतात। आणि दुसरं, जर फुलांच्या ऐवजी अगर आप फूल नहीं, दूसरे भी ये जो कृत्रिम फूल है, प्लास्टिक के फूल बनाए और उसके अंदर जो शक्कर का पानी बनाया है, गुड़ का पानी बनाया है, या तो कोई बास्केट पे केला रखा है, या अनानास रखा है, या अमरूद रखा है, पेरू रखा है, तो उसके वो जो सुगंध आती है, जो ये फल है सड़ने लगते हैं, और उससे एक सुगंध आती है, उससे काफी ये तितली आकर्षित होती है। और इस तरह से भी आकर्षित कर सकते हैं फूल अपने तितलियों को, सिर्फ फूलों से नहीं, लेकिन ऐसे मधुर रस पीने के लिए। जैसे ये दूसरा एक देखिए, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको कि ये पपैया रखा है, और ऐसे बास्केट में बहुत सारे फल रखे हैं, और ये फल है ओवर राइप, जो सड़े हुए फल है, जैसे केला है, पपैया है, या अमरूद, पेरू है, या अनानास है। तो इस पर ये ऐसे तितलियां आपके घर तक आएंगे, क्योंकि उसका जो सुवास है वो पूरे बगीचे में घूमने लगता है, आजू बाजू में उनको आता है, और वो ढूंढते ढूंढते आपके घर तक पहुंच जाएंगे। और आपको आश्चर्य होगा कि आप, ये गार्डन है आपके घर में लगा, बालकनी में कर सकते हैं, आपके टेरेस पे कर सकते हैं, आप कहीं भी जगह। और लोग ऐसे काफी शौकीन है, आपको आश्चर्य होगा, काफी लोग ऐसे आपके बालकनी में बनाते हैं, और इसमें बहुत सारी खुशी मिलती है।
जब आपके गार्डन में पंछी आते हैं, तितलियां आती है, तो ये आपका गार्डन आप इन लोगों से आप शेयर करते हैं, आप इनके साथ एक संबंध बनाते हैं, निसर्ग से संबंध बनाते हैं। तो ये जो खुशी मिलती है ना, ये बहुत अच्छा लगता है कि मैं ये करता हूँ और मुझे ये बहुत खुशी होती है कि मेरा जो ये मेहनत है, ये बगीचा है, इसमें पंछी आते हैं, फूल ये तितलियां आती है, तो बहुत अच्छा लगता है. सकाळी सकाळी उठतो आणि जेव्हा पाहतो माझ्या बागीच्यामध्ये फुलपाखरं आहेत आणि पक्षी गात आहेत तर फार छान वाटतं. तो मैं हर दिन ऐसे सुबह टहलता हूँ मेरे बगीचे में, छोटा बगीचा है घर के बाजू में, थोड़ा सा जो जगह है उधर, जैसे ये बालकनी गार्डन बनाया है, टेरेस गार्डन बनाया है, आप भी बना सकते हैं. तो इस तरह आप भी बटरफ्लाई गार्डनिंग कर सकते हैं. और मैंने आपको बताया कड़ी पत्ता और नींबू के प्लांट से स्टार्ट कीजिए. या पानफुटी है, पानफुटी आप तुम्हारा माहित है पानफुटी, या इसको मिराकल प्लांट कहते हैं, जो पत्ता तोड़ने के बाद उससे दूसरे पौधे निकलते हैं. तो ये पानफुटी भी लगाएंगे तो उसमें एक छोटा एक बटरफ्लाई रेड पियारो वो आ जाता है. और ऐसे इस तरह से आप गार्डन बना सकते हो. गार्डन में जो खुशी मिलती है ना, बड़ा छोटा गार्डन नहीं हो, बड़ा इतनी जगह नहीं हो तो भी चलेगा. आपके घर के दरवाजे के बगल में, या तो खिड़की के बगल में, या तो बालकनी में आप बना सकते हैं और तितलियां आप घर तक आ सकती है और आप आनंद ले सकते हैं. और लॉकडाउन में विशेषता आप घर बैठे तितलियां देख सकते हैं. सो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद मेरे ये सुनने के लिए. और आपको कुछ प्रश्न हो तो जरूर पूछिए और मैं आपको जरूर जवाब दूंगा. और मैं फेसबुक पे हूँ और हमारी जो संस्था है आई नेचर वॉच फाउंडेशन, वहां भी आप आ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि हम तितलियों के बारे में और निसर्ग के बारे में जानना चाहते हैं, तो जरूर आइए. मोस्ट वेलकम. थैंक यू. थैंक यू आइजैक जी, बहुत ही कलरफुल प्रेजेंटेशन था, बिल्कुल बटरफ्लाईज की तरह कलरफुल. तो स्टाफ की तरफ से कुछ प्रश्न आए हैं जो मैं आपके सामने रखती हूँ. सो फर्स्ट क्वेश्चन आया है कि बटरफ्लाई गार्डनिंग एग्जैक्टली क्या होता है और कौन कौन से हमें मेन पौधे लगाने चाहिए जिससे बटरफ्लाईज अट्रैक्ट हों. बराबर. तितलियां ऐसे खामोखा आपके पास आएंगी, टाइम पास के लिए नहीं आएंगे, है ना. तो कारण देना चाहिए. तो दो कारणों से आती है. एक तो माने वो फूलों में जो मधुर रस है, नेक्टर है, वो लेने आती है और उस तरह से वो फूलों में परागीभवन या पॉलिनेशन करते हैं. और दूसरा माने जो मैंने बताया कि कड़ी पत्ता है या नींबू है, तो उस पर वो अंडे देने आती है, क्योंकि उसकी जो इली है, कैटरपिलर्स है, वही पत्ते खाती है. तो वो वही ढूंढ के अगर वो आप 10वें मालों में बिल्डिंग में रहती है, या आई नो मेरा एक दोस्त है जो 13वें मंजिल पे रहता है, उधर तक तितलियां पहुंच जाती है ढूंढते ढूंढते. उसने वो पौधे लगाए हैं, तो वो तितली खुद ढूंढ लेती है और वो अंडे देगी. तो इस तरह से वो कर सकती है. तो आप ऐसे विशिष्ट प्रकार के जो मैंने पौधे बताए वो लगाएंगे तो तितलियां आएंगी. गुलाब या डालिया या गेंदे पे भी आती है. ये डालिया है या क्रिजेंथेमम, उस पर नहीं आती है, या चमेली पे नहीं आती है. तो इसी प्रकार ये गार्डनिंग और बटरफ्लाईज ये अलग ही तरह का एक इसका पहलू है. गार्डनिंग ही है, मैंने बेसिकली गार्डन ही बनाना है, लेकिन जो पौधे वो अलग पौधे हैं. जी. सेकेंड क्वेश्चन आया है कि एग्रीकल्चर के लिए बटरफ्लाईज किस तरीके से हेल्पफुल है. जैसे हनी बीज काफी अच्छी पॉलिनेटर्स होती हैं, तो वैसे ही बटरफ्लाईज क्या रोल प्ले करती हैं हमारे एग्रीकल्चर के लिए. तो आश्चर्य होगा कि जो मधुमक्खी हनी बीज है जैसे पॉलिनेट करती है, तो ये तितलियां भी पॉलिनेट करती है, क्योंकि ये जो पॉलिनेशन से जो आपको क्रॉप मिलता है ना, जो आपको जो नफा हो उसका, जो पौधे हैं उनको फल आते हैं अच्छी तरह से, तो पॉलिनेशन से अच्छे फल आते हैं. तो ये उनके जो एजेंट्स है माने पॉलिनेशन के लिए, जैसे हनी बीज है और ये तितलियां हैं, तो इनका होना जरूरी है. इससे होने से आपकी पैदावार बढ़ती है, तो ये इसीलिए जरूरी है. और आपको आश्चर्य होगा कि ये जो अभी मेरा दोस्त है जहाँ पे थाना में ओलेकरवाड़ी जो है, उसके पास एक 2 एकड़ जगह थी, ऐसी पड़ी थी खाली, तो उसने वो पौधे लगाए और आज उसने ऐसे पौधे लगाए जो तितली आकर्षित करते हैं. और आज हर संडे को करीबन 200-300 लोग आते हैं और हर टिकट पर 100 रुपए मिलता है. तो इस तरह से वो उसको फायदामंद देती है तितलियां. और बटरफ्लाई गार्डन के लिए कोई लाइसेंस लगता नहीं, कोई ऐसा इसमें पाबंदी नहीं कि सिर्फ बटरफ्लाई को पकड़ना पाबंदी है, लेकिन बटरफ्लाई के बारे पौधे लगाने कोई पाबंदी नहीं है. थर्ड क्वेश्चन है कि आजकल जो सिटीज हैं वहां पे बहुत ज्यादा स्पेस क्रंच है. हम लोग सभी फ्लैट्स में रहते हैं जहाँ पे छोटी बालकनीज होती हैं, विंडो सिल्स होते हैं. तो हमें कौन कौन से ऐसे होस्ट और नेक्टर प्लांट्स लगाने चाहिए. आपने काफी अच्छे से बताया कि कॉमन मोरमोन जो है वो
करी पत्ता और सिट्रस प्लांट्स पे आती है। ऐसे ही थोड़े से और प्लांट्स अगर आप बता देंगे तो काफी यूजफुल रहेगा सबके लिए। एक तो आपने बताया जैसे कड़ी पत्ता इज अ बेस्ट, मैंने आप तो घर में आते हैं वैसे भी अब बहुत लोग कड़ी पत्ता लगाते हैं। और आइए, लेकिन उस पर एक है कि उस पे कीटकनाशक मत मारिए। कीटकनाशक से वो जो कैटरपिलर्स मर जाएगा। मैंने आपका पौधे को थोड़े कभी लगता है कि अरे पत्ते चले गए, लेकिन पत्ते को वो पौधों को मारता नहीं है। तो आप तो नींबू लगा सकते हैं, कड़ी पत्ता लगा सकते हैं। और दूसरा जो उसको मराठी में पान फुटी कहते हैं, पान फुटी मैंने वो पत्ता गिरने के बाद उसको दूसरा एक पौधा आता है, उसको मिराकल प्लांट कहते हैं या कैलेंचो कहते हैं। और आजकल वो किडनी स्टोन के लिए भी उसको दवाई के स्वरूप से उपयोग किया जाता है। क्योंकि मैंने ये पत्ता, ये पान फुटी लगाया था और मुझे पता नहीं क्या हो गया, ये मेरा बगल वाला जो आदमी था सुबह आके वो पत्ते खा लेता था। तो मैं बोला कि मेरे पत्ते कौन खाता है, यहाँ तो बकरी तो कोई आती नहीं। तो मैं देखा सुबह कि ये मेरा बाजू वाला आके मेरे पत्ते खा रहा था, वो पान फुटी के। उसको बोला भाई तू मेरे पत्ते क्यों खा रहा है, बोले मुझे किडनी स्टोन है। अरे किडनी स्टोन है, दवाई करो। तो लेकिन मेरे पत्ते मत खाओ, ये मैंने आपके लिए नहीं लगाए, मेरे बटरफ्लाइज के लिए लगाए हैं। तो ये लगा सकते हैं। और दूसरा माने आप कोई भी कैसिया है, कैसिया माने जिसको कैसिया प्लांट बोलते हैं, इसको आपको गार्डन में आपको मिलेगा। उस पर और दूसरे नेक्टर ऑरेंज प्लांट, फ्लावर्स, ऑरेंज फ्लावर्स आते हैं। और नेक्टर प्लांट के लिए जो लैंटाना है, लैंटाना और जो स्टैचिटाटा या जमैकन ब्लू स्पाइक है, और वर्बेना, वर्बेना है। तो ये लगाइए। और गेंदा भी लगा सकते हैं, माने जिसको मराठी में झेंडू बोलते हैं, झेंडू। तो ये ऐसे 3-4 पौधे लगाइए और आप जरूर, आप बटरफ्लाइज आपके घर तक पहुंच जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन आया है कि विजुअल ट्रीट तो देती ही हैं बटरफ्लाइज हमें, बट अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग विजुअल ट्रीट एंड बीइंग गुड पॉलिनेटर्स, किस तरीके से बटरफ्लाइज हमारे लिए यूजफुल हैं? ह्यूमंस जो कि अपेक्स हैं फूड चेन के, क्या हमें बटरफ्लाइज की जरूरत है? बहुत जरूरी है, क्योंकि जी, बिकॉज क्या होता है कि वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। मैंने उनको अगर हवामान में कोई भी फर्क आ गया ना, तो तुरंत वहां से भाग जाते, चले जाते, वहां दे आर कोई चांस लेते नहीं। और आज भी बड़े बड़े साइंटिस्ट बटरफ्लाइज के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि बटरफ्लाइज को कहाँ जाते हैं, क्यों छोड़ के चले गए, तो ये सब जानते हैं। क्योंकि इससे कुछ कुछ कमी है अपने वातावरण में, तो वो छोड़ के चले जाते हैं। तो अगर आपके आसपास जब तक तितलियां उड़ रही हैं, पक्षी गा रहे हैं, तो सब ऑल इज वेल। क्योंकि जब पक्षी गाना बंद करने देंगे और तितलियां उड़ना बंद हो जाएगी ना, तो कुछ तो गड़बड़ है और हमारा नंबर लग गया शायद। तो ये डेंजर माने आपको ये दिखाएगा, आपको वार्निंग देगा कि भाई कुछ गड़बड़ है, आपके पर्यावरण में बहुत सारी प्रदूषण हो रहा है, बहुत गंदगी फैल रही है। तो ये आपको दिखाएगा ये तितली। तो तितली अपने इर्द गिर्द पंछी है, तितलियां होने जरूरी है, क्योंकि इसको पता है कि आपका वातावरण स्वच्छ है और समृद्ध है। थैंक यू सो मच आइजैक हिमकर जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन था। मैं पूरे महाराष्ट्र पोस्टल सर्कल की स्टाफ की तरफ से आपको धन्यवाद देती हूँ। और आपने बहुत ही अच्छे से बताया कि हमारे घर कितने भी छोटे हों या कितने भी बड़े हों, बटरफ्लाई गार्डनिंग के लिए जगह है, बटरफ्लाईज के लिए जगह है। और जब बटरफ्लाई प्यूपा से निकलती है, जो मोमेंट होता है और जो जॉय, वो मोमेंट ऑफ जॉय होता है, वो बहुत ही एक्साइटिंग होता है। और मुझे विश्वास है कि हम में से बहुत सारे लोग बटरफ्लाई गार्डनिंग से जुड़ पाएंगे। थैंक यू।